नमस्कार, एक बार फिर न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। 10 का दम देख रहे हैं आप, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको इस एक बुलेटिन में देखने को मिलेगी। 10 का दम में हम दिन भर की उन तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे जो सीधा आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। ये खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है, जहां पर पहलगाम हमले के बाद से भारत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ चलाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर अब देखिए सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया। ये खबर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का एक विवादित बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम बुरी तरीके से हार गए थे, ये बात चौहान बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया था। अब जाहिर सी बात है, देखिए विपक्ष लगातार इस बात को लेकर राग अलापता हुआ नजर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल को जो है नुकसान पहुंचा, जिसका आड़ लेकर पाकिस्तान जो है वो हमेशा भारत पर हमला बोलने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इस बीच देखिए महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र विरोधी बयान दे दिया, जिसके बाद से सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम बुरी तरीके से हार गए थे। ये भारत को लेकर ये बात कह रहे हैं। जरा समझिए कि इनके दिमाग में, इनके जहन में देश विरोधी जो बातें हैं वो कितनी ज्यादा अंदर तक घर कर गई हैं कि सीधे तौर पर कह रहे कि पहले ही दिन यानी कि 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई, इसमें भारत की बुरी तरीके से हार हुई है, चाहे लोग इसे माने या ना माने। यानी कि ये अपने देश के सेना के शौर्य को नकार रहे हैं, प्रधानमंत्री तक के बयान को नकार रहे हैं। जरा समझिए, जिस तरीके से ये लगातार विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से देश विरोधी बयानबाजी की जा रही है, इसको लेकर अब सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। और वहीं इस विवादित बयान के बाद से सियासी पारा हाई हो गया है और इसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। मोदींनी काय मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। आणि तो कांग्रेस के दिग्गज नेता के इस तरीके की बयानबाजी के बाद से अब सवाल यह उठ रहा है कि एक पार्टी का विरोध, अब प्रधानमंत्री का विरोध तक समझ आता है, लेकिन सेना का इस तरीके से अपमान, उसके शौर्य पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों को और भी ज्यादा मजबूत करता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई है, जहां पर लूथरा ब्रदर्स की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। गोवा पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, यानी कि 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स को अब डाल दिया गया है। पुलिस लूथरा ब्रदर्स को कल सुबह गोवा लेकर जाएगी और गोवा अग्निकांड के दोषी हैं गौरव और सौरभ लूथरा, जो कि हादसे के बाद से ही थाईलैंड चले गए थे, थाईलैंड फरार हो गए थे, जिसके बाद से लगातार इंटरपोल से मदद लेकर थाईलैंड में ही गिरफ्तारी 11 दिसंबर को हुई थी और अब भारत लाए जाने की जो कवायद थी वो सक्सेसफुल रही। दिल्ली एयरपोर्ट से ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। लूथरा ब्रदर्स को लेकर के दिल्ली पुलिस गोवा पुलिस के साथ पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर निकल रही है। 2 दिन की रिमांड लूथरा ब्रदर्स को दे दी गई, यानी कि 2 दिन तक ये लूथरा ब्रदर्स जो है वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। यहाँ से दिल्ली पुलिस की कारों का निकलने का सिलसिला जारी है। यहाँ से अगले वाले वाहन में दोनों सौरभ और गौरव बैठे हुए हैं, जिनको लेकर यहाँ से निकला जा रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ से लूथरा ब्रदर यानी 25 लोगों की जान जाने के आरोप में लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाया गया प्रत्यर्पण के माध्यम से, और अब उन्हें यहाँ से यानी 2 दिन की रिमांड में गोवा पुलिस के हवाले कर दिया गया। यानी कि अब 2 दिन तक गोवा पुलिस ही इन लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करेगी। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स की, जिन पर कानून का शिकंजा कस गया है। 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया गया, जहां गोवा पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी होती है, जहां अदालत ने दोनों भाइयों को 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अब गोवा में दोनों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि लूथरा ब्रदर्स को कौन संरक्षण दे रहा है, किसकी शह में यह मौत का नाइट क्लब चलाया जा रहा था। इन सवालों के बीच में एक रिपोर्ट देखिए।
चारों ओर से सुरक्षा कर्मियों से घिरे, मास्क लगाकर चेहरा ढके। ये तस्वीर है गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स की, जिन पर कानून का शिकंजा कस गया है। थाईलैंड से दबोचे गए गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली लाया गया। दोनों भाइयों को लेकर सुरक्षा अधिकारी दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से दोनों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद गौरव और सौरभ लूथरा का गोवा पुलिस ने मेडिकल कराया। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। यहाँ से माना जा रहा है कि आज रात में ही गोवा पुलिस वापस गोवा ले जाएगी, जिसके बाद कई सवाल जवाब होंगे, महत्वपूर्ण खुलासे होने हैं, क्योंकि इस पूरे अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई थी, जिसके मद्देनज़र भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि प्रत्यर्पण के माध्यम से दोनों लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। इसी कवायद के चलते ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। ट्रांजिट रिमांड मिलते ही गोवा पुलिस दोनों भाइयों को अंजुना पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। इसके बाद लूथरा ब्रदर्स को मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में रिमांड और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा। पुलिस इस दौरान क्लब की फायर सेफ्टी व्यवस्था और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े दस्तावेज पेश कर सकती है। पूछताछ के लिए गोवा पुलिस दोनों की रिमांड भी मांग सकती है। रिमांड पर लेने के बाद उनसे आग लगने की घटना और क्लब प्रबंधन से जुड़े सवालों पर पूछताछ होगी। जानकारी ये भी है कि इनके और भी पब क्लब चल रहे हैं, जो कि मानकों को ताक पर रखे हुए हैं। ऐसे क्या वजह थी जो इन्होंने इतना बड़ा ये रिस्क लिया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये एक जांच का विषय है, जिसको लेकर के लगातार गोवा पुलिस जांच कर रही है। गोवा अग्निकांड की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। लूथरा ब्रदर्स पर कानून का कोड़ा चलने लगा है। गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। अगर दोनों दोषी पाए गए तो आजीवन कारावास या 5 से 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोनों पर बीएनएस की धारा 125 यानी निजी सुरक्षा को खतरे के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए गए तो 3 साल तक की सजा और 10,000 का जुर्माना लग सकता है। वहीं दोनों भाइयों पर बीएनएस की धारा 287 यानी आग से लापरवाही का मामला भी दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल या 2,000 तक का जुर्माना हो सकता है। कि एफआईआर इसमें अंडर सेक्शन बीएनएस के 105 में रजिस्टर्ड है, तो उसमें ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है। मैक्सिमम सजा इनको मिलनी चाहिए। यहाँ से बाद में भी हम गोवा जाके इसको परस्यू करेंगे, जब भी वो लोग बेल फाइल करेंगे या फिर जब तक चार्जशीट नहीं हो जाती तब तक इसको परस्यू करने के बाद, चार्जशीट आने के बाद पूरे ट्रायल में हम लोग इसको परस्यू करके मैक्सिमम जो भी सजा इनको होगी उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। अब कोर्ट में गोवा अग्निकांड के आरोपियों का हिसाब होगा। मौत का क्लब चलाने वाले लूथरा ब्रदर्स को कानून का सामना करना होगा। गोवा पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी। क्लब की मंजूरी, फायर एनओसी और आयोजन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच जिनके अपने नाइट क्लब की उस आग में राख हो गए, वो पीड़ित परिवार लूथरा ब्रदर्स के भारत आने के बाद न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर बिल्कुल बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिलियों के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। गोवा अग्निकांड के पीड़ितों ने 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन सवाल है कि लूथरा ब्रदर्स को कौन संरक्षण दे रहा था? गोवा में मौत का नाइट क्लब चल कैसे रहा था? अवैध तरीके से नाइट क्लब चलाने की जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और सवाल यह भी है कि आखिर कब गोवा के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे आगे। ये खबर सरकार ने देखिए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश अब शुरू कर दी है। लगातार घुसपैठियों को लेकर अब सवाल भी पूछा जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत ये तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद वाराणसी में पुलिस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बस्तियों में पहुंच रही है और पुलिस ने लगभग 45 झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड खंगाला है। लोगों का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल से यहाँ रहने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस ये चीज कंफर्म कर रही है कि क्या ये पश्चिम बंगाल के निवासी हैं या फिर वो रोहिंग्या हैं या फिर वो बांग्लादेश से आकर वाराणसी में छुपकर यानी कि अपनी पहचान बदलकर रह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ऑपरेशन टास्क को लेकर के तीव्र गति शुरू कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी कैंट नितिन तनेजा सर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की कार्यशैली वाराणसी जनपद में हो रही है। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ऑपरेशन टार्च है उसको लेकर के किस तरीके से कार्यशैली चल रही है। देखिए, ये जो शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी डीजीपी सर और सीपी सर के दिशा निर्देशन में ऑपरेशन टॉर्च ऑल ओवर यूपी चलाया जा रहा है। बनारस कमिश्नरेट में भी ये चल रहा है। तो सर्कल कैंट में हमारे तीनों थानों में हमने जहाँ जहाँ पर हमारे को संदिग्ध व्यक्ति जो कि बांग्लादेश से या किसी जो एनिमी कंट्री है, हमारे को संदिग्ध व्यक्ति का पता लगता है या कहीं एक साथ कहीं झुग्गी झोपड़ी में या किसी निवास स्थान पे जाके रह रहे हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। उनसे जाके पूछा जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि वो यहाँ कब से आके रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश से या किसी अन्य देश से जो कि मित्र देश नहीं है, उनसे आके उन्होंने यहाँ पर मतलब अपना बसिंदा बन गए हों। तो उनके आधार कार्ड, उनका एपिक कार्ड, उनका लेकर अगर उनके द्वारा बताया जाता है कि वो पीछे से पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और वो मूल रूप से किसी वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, किसी एक स्पेसिफिक जिले से, तो वहाँ उनके नेटिव प्लेस पे, उनके मूल निवास स्थान पर उनके उन डॉक्यूमेंट्स को भेज के उनकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है। ऐसा तो नहीं किसी के क्रिमिनल क्रेडेंशियल्स हो, या ऐसा तो नहीं कि बता रहे हैं ये रहने वाले वेस्ट बंगाल के ना हो के बांग्लादेश के हों। तो इस पूरी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो आप थे हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एसीपी कैंट नितिन तनेजा सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी और उन लोगों को समय भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो अपने को प्रूफ कर सके कि वो वास्तव में यहाँ के रहने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें भेजने का काम भी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट करेगी। तो वही हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने न्यूज इंडिया संवाददाता जीवन कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर सरकार काफी गंभीर है। हिमाचल में चुट्टे यानी कि हेरोइन की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां तस्करी करने वाले लोगों की धरपकड़ जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी संपत्तियां तक कुर्क की जा रही हैं। लोगों को इस संबंध में लगातार सूचना भी दी जा रही है। लाखों का इनाम भी ऐसे आरोपियों पर रखा गया है। इस खास बातचीत में इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। राजेश धर्माणी जी, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर मेरे साथ हैं। सर, चिट्टे पे बार सरकार कितनी तैयार? सरकार ने पूरी तैयारी की है, कानूनी तौर पे जिसमें प्रावधान किया P10 DPS लागू करके, और पुलिस को पूरी तरह से एम्पावर किया है। बड़े स्केल पे जो है चिट्टा तस्कर पकड़े जा रहे हैं और काफी चिट्टा जो है वो जब्त किया है। लेकिन साथ में अवेयरनेस भी जरूरी है। जहां चिट्टा सप्लाई चेन को तोड़ना जरूरी है, वहीं पर जो चिट्टा का शिकार हैं इनोसेंट बच्चे हमारे, उनके अंदर जब जागरूकता लाएंगे, तो मुझे लगता है कि जब सप्लायर को कस्टमर नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पे इसका असर देखने को मिलेगा, और काफी सकारात्मक इसमें असर मिला है, देखने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 15 नवंबर को जो है शिमला से एक वाकाथॉन के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया था, और उसके बाद 1 दिसंबर को धर्मशाला में बड़ा एक वाकाथॉन का ऑर्गेनाइज किया गया, और तीसरा जो है हमीरपुर में हुआ। इसमें हजारों की संख्या में जो है बच्चे भाग ले रहे हैं, और एक उनको शपथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिलाते हैं ताकि वो ना खुद सेवन करें चिट्टे का और किसी तरह के सिंथेटिक ड्रग का, और ना ही किसी को करने दें। और अगर ऐसा किसी की जानकारी उनको मिलती है तो 112 पे वो सूचना दें, और उसके लिए इनाम की भी घोषणा की है। 10,000 से 10 लाख तक की इनाम की घोषणा की है। एक बहुत सकारात्मक इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और जो बच्चे हमारे सिंथेटिक ड्रग्स के चिट्टे के शिकार हैं, उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करें, इसके लिए भी कदम उठाए हैं। और सिरमौर में एक बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसके ऊपर लगभग 100 करोड़ जो है सरकार खर्चेगी, उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और ताकि बच्चों को, क्योंकि एक जब किसी को एडिक्शन हो जाती है तो उसको डी एडिक्शन सेंटर में ले जाना जरूरी है। प्राइवेट में कुछ खुले हैं, लेकिन सरकार का एक कोशिश है कि हम एक ऐसा मॉडल डी एडिक्शन सेंटर खोलें ताकि बच्चे जो है वहाँ जो जाएं वो वापस फिर जो है किसी भी तरह के नशे में ना पड़े। राजेश सर,
टीसीपी रूल्स बदलने की सरकार को आखिर क्या जरूरत पड़ी? कोई भी कानून नियम बनते हैं वो समाज के भले के लिए बनते हैं। अगर सभी आइडियली एक्ट करें, समाज हमारा बिल्कुल जो है आदर्श समाज बन जाए, तो किसी कानून और नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन समाज को एक मॉडल रूप देने के लिए, समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए, समाज को एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना जिसमें सभी के सम्मान से जीने का अधिकार मिले, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और सब सुरक्षित जीवन जी सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम नियम कानून बनाएं। हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदाएं आती हैं, बरसात के दिनों में भी, और सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है वो भूकंप का है। और अभी BIS ने जो है हिमाचल को जोन 6 में जो है उस कैटेगरी में डाला है। ऐसे में अगर हम TCP की गाइडलाइंस को मानते हैं, हमारी जो सेटलमेंट्स हैं वो नदी नालों से दूर हो, स्लाइडिंग जोन में ना हो, फ्लडिंग जोन में ना हो, और हमारे जो घर और दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग्स बने, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पुल बने, सड़कें बने, वो सभी जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक बने, डिजाइन प्रॉपर हो, तब निश्चित तौर पे जो है उसका सकारात्मक असर देखने। तो आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता यानी कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कहते हैं, और इस तरीके के दावे करना प्रधानमंत्री के प्रति कब्र खोदने जैसी बात अगर कोई बोलता है तो क्या ये कोई राजनीति की बात है? किसी की मृत्यु की कामना करना ये गंदी और निंदनीय बात है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद भीम सिंह ने न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, सुनिए। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद भीम सिंह जी एक युवा नेता के तौर पर राष्ट्र नेतृत्व करने का मौका जो है नितिन नवीन जी को मिला है। अब विपक्ष भी खास करके आरजेडी और तमाम पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा से सीखने की ज़रूरत है, तो क्या कहीं ना कहीं वो अपनी बात कर रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिला और बीजेपी के एक युवा नेता को मौका मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अद्भुत पार्टी है। यह न परिवारवाद को संरक्षण देती है, न जातिवाद को संरक्षण देती है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी पद पर जा सकता है, जो मेहनत करेगा वो पद पाएगा। श्री नितिन नवीन जी युवा नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, सुयोग्य नेता हैं, और पिछले दिनों भी जो भी दायित्व उनको पार्टी ने दिया उन दायित्वों को उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया है, और आशा की जाती है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाई छुएगी। आज कई राज्यों को लेकर SIR का जो मसौदा है वो पेश किया जाएगा। हाँ, वो SIR नहीं, चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है। चुनाव सुधार SIR से बड़ा मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, उस पर संसद चर्चा कर रही है और लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन उसमें विरोध भी हो रहा है। कल हमने देखा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे भी कल लगाए गए थे विपक्ष के द्वारा। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं ये विरोध का एक बड़ा कारण भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है। फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कहते हैं, और इस तरह का नारा लगाना प्रधानमंत्री के प्रति की कब्र खोदने जैसी बात, इस तरह की कोई बोलता है क्या? कोई नारा लगाता है? ये राजनीतिक बात हुई? किसी की मृत्यु की कामना करना ये गंदी बात है, निंदनीय बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं हाथरस में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी के साथ इनकाउंटर किया है। और देखिए, हाथरस SOG टीम और सिकंदराव पुलिस और का साथी जंक्शन पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कहीं भागने की फिराक में था। इस दौरान पुलिस ने खबर मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी करके आरोपी का हाफ इनकाउंटर करके उसको गिरफ्तार कर लिया। भागते वक्त आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी की, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली जब चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिसका इलाज जारी है। आज दिनांक 16/12/2025 को
थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में जब एक बच्ची अपने छोटे भाई को स्कूल पहुंचाकर वापस जा रही थी तो अचानक एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तुरंत अभियोग पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस अभियुक्त की पहचान की गई, जिसका शिनाख्त करने पर इसका नाम जिशान पुत्र बाबू निवासी सिकंदराबाद ज्ञात हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तुरंत अन्य टीमों जिसमें एसओजी और सर्विलांस सहित अन्य टीमें थी उसको वहां पे डिप्यूट किया गया। सीओ सिकंदराबाद को वहां मौके पर कैंप किया उन्होंने। आज शाम करीबन 6-6:15 बजे के आसपास जब ये चेकिंग हो रही थी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तो नया बाईपास के पास कच्चे रास्ते के पास अभियुक्त जब दिखाई दिया तो उसको वहां पे रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने तुरंत पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने अभियुक्त पर फायर किया, जिसमें अभियुक्त जिशान पुत्र बाबू के दाहिने पैर में एक गोली हिट हुई है, उसे उपचार हेतु भेजा गया है। तो अगली खबर हरियाणा से, जहां यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से आई जीएसटी टीम ने यमुनानगर में अवैध यूरिया मामले में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कृषि विभाग और पुलिस के साथ मिलकर एक प्लाईवुड फैक्ट्री में रेड की। रेड के दौरान फैक्ट्री में यूरिया खाद से ग्लू बनने की जो प्रक्रिया थी वो सामने आई। इसके अलावा यूरिया की कई गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने यूरिया से भरी गाड़ियों को जब्त कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है ताकि अवैध यूरिया सप्लाई का पूरा नेटवर्क उजागर किया जा सके। विभाग की टीम आई थी जो कृषि योग्य यूरिया है इस फैक्ट्री में पकड़ा था 45 बैग, तो जो है पुलिस डिपार्टमेंट को कार्रवाई करके इसमें भी कार्रवाई की किसके खिलाफ की जा रही है? कार्रवाई भी देखते हैं जहां से बरामद हुआ है। ये पता चल पाया किसका है यूरिया का है? नहीं, अभी कुछ नहीं पता भाई, फर्स्ट स्टेज है। तो वहीं बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। धमाके के दौरान एक मजदूर की चीथड़े उड़ गए हैं, यानी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास लोग जो वहां पर मौजूद थे वो दहशत में आ गए। एसपी अभिषेक झा प्रशासनिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस फैक्ट्री के लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। फिलहाल धमाके के कारण की जांच भी इस वक्त चल रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक आदमी की डेथ हुई है जिसका नाम सुधीर कुमार है, पाट लगे रहने वाले हैं। घायल तो कोई नहीं है? घायल तो कोई नहीं है। बता रहे थे कि एसपी साहब मौके पर आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे? जब ब्लास्ट हुआ था तो सब भाग गए थे, किसी को कोई पता नहीं है कि कोई घायल हुआ है या नहीं है। एक आदमी की डेथ हुई है बस। तो घायल कोई नहीं है? घायल तो कोई नहीं है। वैसे थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री से सुबह इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है शेड में, जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ है ओपन एरिया में, और इसमें एक मजदूर जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनकी जो है मृत्यु हुई है। इस पर तत्काल स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जो पटाखा फैक्ट्री है ये लाइसेंस्ड है और 2029 तक इसका लाइसेंस वैलिड है, जो अभी तक पता चला है। अभी इसमें फॉरेस्ट फायर सर्विस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम को तत्काल मौके पर बुलवाया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार का जो है कोई वायलेशन पाया जाता है तो उस संबंध में तत्काल जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की और अभियोग पंजीकरण की इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बड़ोदरा के नवापुरा महबूबपुरा भाथूजी मोहल्ला में खुदाई के दौरान बम जैसी चीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। जब खुदाई के दौरान बम जैसी चीज मिलने की खबर आई तो नवापुरा पुलिस समेत कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच की। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने यह भी बताया है कि ये पुराना हैंड ग्रेनेड है जो पुलिस का ही था और 40 साल से ज़्यादा इसको पुराना बताया जा रहा है। एसीपी अशोक रंधवा ने कहा है कि कोई खतरा नहीं है। स्थानीय अग्रणी शीलाबेन ठाकुर का कहना है कि ये ग्रेनेड पहले ही इलाके में छोड़ दिया गया था और इस घटना के बाद से इलाके में जो सुरक्षा है और सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ाने की जानकारी भी दी है और इस बीच जांच भी जारी है। और इन्हीं खबरों के साथ 10 कदम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।